दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम मिडिल क्लास हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि मिडिल क्लास असल में कौन लोग होते हैं? क्या वो लोग जो खुद को मिडिल क्लास कहलवाते हैं, वो असल में मिडिल क्लास होते भी हैं या नहीं? मिडिल क्लास की असल डेफिनेशन क्या है? और सबसे अहम बात ये कि किसी भी मुल्क में उसकी मिडिल क्लास का क्या रोल होता है? मिडिल क्लास किसी मुल्क के लिए क्यों इंतहाई ज़रूरी होती है? बड़ी मिडिल क्लास का किसी मुल्क को क्या फ़ायदा होता है? और पाकिस्तान की मिडिल क्लास आखिर कितनी बड़ी है? आइए दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिडिल क्लास आखिर कौन लोग होते हैं। चूँकि मिडिल क्लास की तारीफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी काम है, तो हम आपको ज़रा आसान से मुश्किल डेफिनेशन की तरफ लेकर जाएंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ भी लें और आप मिडिल क्लास की मुकम्मल तारीफ़ को अच्छी तरह से जान भी जाएं। दोस्तों, अगर मिडिल क्लास की सबसे आसान तारीफ़ की तरफ जाएं तो वो लोग जो वर्किंग क्लास यानी मज़दूर तबके और किसी सोसाइटी या मुल्क की अपर क्लास के दरमियान में आते हैं, उन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है। ये तो होगी सबसे आसान और सादा तारीफ़, लेकिन दोस्तों ये कंसेप्ट इतना भी सीधा नहीं है। अब चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ जो आमदनी की बुनियाद पर की गई है। ये डेफिनेशन असल में वर्ल्ड बैंक की तरफ से दी गई है। इसके मुताबिक वो तमाम अफराद जो एक दिन में कम अज़ कम $10 से लेकर 50 अमेरिकी डॉलर्स तक कमाते हैं, वो मिडिल क्लास में आते हैं। इस हिसाब से वो तमाम लोग जो एक महीने में $300 से लेकर $1500 तक कमाते हैं, वो मिडिल क्लास कहलाएंगे। यानी पाकिस्तान की करेंसी की मौजूदा वैल्यू के लिहाज से हम देखें तो तकरीबन 60,000 रुपये महाना से लेकर 3 लाख रुपये महाना कमाने वाले अफराद मिडिल क्लास कहलाएंगे। दोस्तों, अब एक तीसरी तारीफ़ की तरफ चलते हैं। इस तीसरी डेफिनेशन के मुताबिक अगर किसी भी मुल्क की सारी आबादी को आमदनी के एतबार से 5 बराबर हिस्सों या 5 क्वांटाइल्स में तकसीम कर दिया जाए तो सबसे कम आमदनी वाला एक हिस्सा या क्वांटाइल और सबसे ज़्यादा आमदनी वाला एक हिस्सा या क्वांटाइल निकाल कर तो दरमियान वाले तीनों क्वांटाइल्स या तीनों हिस्से मिडिल क्लास कहलाएंगे। आइए अब एक चौथी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्यू रिसर्च के मुताबिक कोई भी शख्स जो किसी भी मुल्क की मीडियन इनकम के 2/3 से लेकर उसके 2 गुना यानी डबल तक कमाता होगा, वो मिडिल क्लास कहलाएगा। दोस्तों, आमदनी का वो लेवल मीडियन इनकम कहलाता है जिससे किसी भी मुल्क के 50% अफराद ज़्यादा कमाते हों और उसी लेवल से उस मुल्क के 50% अफराद कम कमाते हों। यानी किसी भी मुल्क की आमदनी का बिल्कुल दरमियान वाला लेवल। फ़र्ज़ करें कि किसी मुल्क की मीडियन इनकम 15,000 रुपये हो तो उसका 2/3 बनेगा 10,000 रुपये, जबकि इसी मीडियन इनकम यानी 15,000 का डबल बनेगा 30,000 रुपये। यूँ उस मुल्क में 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये महाना कमाने वाला शख्स उस मुल्क का मिडिल क्लास कहलाएगा, प्यू रिसर्च की इस डेफिनेशन के मुताबिक। दोस्तों, ये तो होगी मिडिल क्लास की तारीफ़ और शायद अब आप काफ़ी बेहतर अंदाज में जान चुके होंगे कि मिडिल क्लास आखिर कौन लोग होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और इनकी खसूसियात आम तौर पर क्या होती हैं। दोस्तों, अगर वर्ल्ड बैंक की महाना 300 से $1500 वाली तारीफ़ को मद्देनज़र रखा जाए तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, सरकारी ऑफिसर्स, सीनियर टीचर्स और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद वो लोग होते हैं जो मिडिल क्लास की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। इनके पास छोटा मोटा घर भी होता है। ये लोग चाहे लोन लेकर ही सही, लेकिन एक आध गाड़ी भी ख़रीद लेते हैं और अपने बच्चों को बहुत आला तालीमी इदारों में ना सही लेकिन किसी मुनासिब तालीमी इदारे में तालीम दिलवाने के काबिल भी आम तौर पर होते हैं। इसके साथ साथ ये लोग हल्की फुल्की लग्जरी भी अफोर्ड कर ही लेते हैं और ये कोई सरकारी मुलाजिम अगर हों तो इनके पास रिटायरमेंट के बाद कुछ सेविंग्स भी आ जाती हैं।
दोस्तों अब हमने ये जान लिया कि मिडिल क्लास में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी और मुस्तहकम मिडिल क्लास क्यों अहम होती है। दोस्तों ये मिडिल क्लास लोग ही होते हैं जो स्पेंडिंग्स ज़्यादा करते हैं। इन्हें इस बात का भी शौक़ ज़्यादा होता है कि वो अपने स्टेटस को बढ़ाकर सोशल हायरार्की की सीढ़ी के ऊपर वाले दर्जे तक पहुँचें, और उन्हें इस बात का खदशा भी होता है कि कहीं ये अपना मौजूदा स्टेटस खोकर नीचे वाली क्लास में ना पहुँच जाएं। इन्हें ये शौक़ भी सताता रहता है कि ये मूवीज़ देखने सिनेमा जाएं या नेटफ्लिक्स वगैरह की सब्सक्रिप्शन लें। इन्हें बाहर रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाने का भी शौक़ होता है। ये घर और जायदादें खरीदने के लिए जमा पूंजी भी जमा कर रहे होते हैं। यानी इन लोगों को आमतौर पर यह शौक़ होता है कि ये पैसे खर्च करें और लोग इनको अमीर समझें। दोस्तों इन लोगों की ये ख्वाहिशात इस तरह के बिजनेसेस के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करती हैं। एक बड़ी और मुस्तहकम मिडिल क्लास सरमायादारों के लिए यकीनी हालात पैदा करती है। वो अगर इस तरह के किसी बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके लिए आगे एक बड़ी और मुस्तहकम मार्केट मौजूद है। इस तरह सरमायादारों का रिस्क भी ज़रा कम हो जाता है और ये बिजनेसेस भी खूब फलते फूलते हैं, जिससे ज़ाहिर है मज़ीद नौकरियां भी पैदा होती हैं। अगर किसी मुल्क की मिडिल क्लास कमज़ोर हो और कम हो और मुस्तहकम ना हो तो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी कंजप्शन भी कम होगी, और कंजम्पशन कम होगी तो उस मुल्क में इस तरह की चीज़ों की डिमांड भी कम होगी। डिमांड कम होगी तो ख़रीदारी भी कम होगी, और ये किसी भी मुल्क की इकानमी के लिए कोई अच्छा साइन नहीं होता। दोस्तों ये तो होगी पहली वजह। अब चलते हैं दूसरी वजह कि मिडिल क्लास क्यों अहम होती है। दोस्तों किसी भी मुल्क की तरक्की में उस मुल्क के अफराद का किरदार सबसे अहम होता है। माहिरीन मईशत का ख्याल है कि किसी भी मुल्क के अफराद का नॉलेज, उनकी स्किल्स और उन्हें काम में लाने की सलाहियत इस मुल्क की ग्रोथ के लिए सबसे अहम होती है। चूँकि मिडिल क्लास वालिदैन को शुरू ही से ये मालूम होता है कि उनके बच्चे भी कमोबेश उन्हीं की तरह अपनी ज़िंदगी में काम ही करेंगे, लिहाजा वो उन्हें एक अच्छी तालीम ज़रूर दिलवाते हैं ताकि वो एक अच्छा करियर बना सकें और कमा सकें। वो उन्हें ये भी समझाते हैं कि अगर वो हार्ड वर्क करेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो ज़िंदगी में कुछ बनने के काबिल हो जाएंगे। यूँ उनके माइंड में शुरू ही से ये बात पुख्ता हो जाती है कि उन्हें अपने नॉलेज और अपनी सलाहियतों को बढ़ाना है, जिससे वो कोई काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। यूँ वो स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ भी लेते हैं। चूँकि ये लोग प्रोडक्टिव बिहेवियर के होते हैं तो जब कोई जॉब करते हैं तो उसमें भी अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, और ये चीज़ कारोबारों के लिए और मुल्क की मईशत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये लोग मेहनत करने से नहीं घबराते और इन्हें आगे बढ़ने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इनमें एंटरप्रेन्योर बनने की सलाहियतें भी मौजूद रहती हैं। काफमैन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 72% एंटरप्रेन्योर्स का बैकग्राउंड मिडिल क्लास ही होता है। दोस्तों आइए अब चलते हैं तीसरी वजह की तरफ कि एक बड़ी मिडिल क्लास क्यों अहम है। फ़र्ज़ करें किसी भी मुल्क की मिडिल क्लास छोटी और गैर मुस्तहकम है तो उस मुल्क में दौलत की तकसीम इंतहाई गैर मुनसिफाना होगी। दौलत सिर्फ चंद हाथों में ही होगी और वही लोग अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे। चूँकि ऐसे लोगों की तादाद किसी भी मुल्क में काफ़ी थोड़ी होती है तो ये उस मुल्क की इकानमी के लिए किसी सूरत भी एक अच्छा साइन नहीं होता, क्योंकि कम लोग कम खर्च करेंगे और मज़ीद कारोबार के मौके भी इससे कम होंगे। अगर किसी मुल्क की मिडिल क्लास बड़ी हो तो ये उस मुल्क की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास के पास भी होगा, और ज़ाहिर है ये उस मुल्क की मईशत के लिए एक बहुत अच्छा साइन होगा। इस तरह अपर मिडल और लोअर क्लास के दरमियान दौलत की तकसीम के हवाले से बैलेंस भी किसी न किसी हद तक तो कायम रहेगा ही। दोस्तों एक और बात यह भी है कि एक बड़ी मिडिल क्लास गुड गवर्नेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। वो यूं कि अगर मिडिल क्लास कमज़ोर होगी, गैर मुस्तहकम होगी और तादाद में कम होगी तो उस मुल्क की इशराफिया उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेगी, और इस तरह मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन सियासत में बहुत ही कम होगी।
باقی رہی لوور کلاس تو ان کا تو سیاست میں آنا ویسے ہی بہت مشکل ہوتا ہے، اگرچہ مڈل کلاس کے لیے بھی یہ کام کوئی آسان تو نہیں، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا ہے۔ آئیے اب ذرا جان لیتے ہیں کہ پاکستان کی مڈل کلاس کتنی بڑی ہے۔ دوستو، پاکستانی مڈل کلاس کا جائزہ لیں تو پاکستان کی اس کلاس میں پچھلی 2 دہائیوں میں اضافہ ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو مڈل کلاس سے نیچے تھے، لو انکم رینج میں تھے، اس سے اوپر آئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اگر ورلڈ بینک کی طرف سے دی گئی مڈل کلاس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس کے مطابق سن 2000 میں $300 ماہانہ، جو روزانہ کے $10 بنتے ہیں، کمانے والے افراد پاکستان میں صرف 9 لاکھ تھے، جبکہ یہ تعداد 2010 میں بڑھ کر 4.8 ملین یعنی 48 لاکھ ہو گئی تھی۔ پاکستانی مڈل کلاس کا یہ نمبر 2018 میں 16 ملین یعنی 1.60 کروڑ افراد تک پہنچ چکا تھا، جو کہ اس وقت کی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 7.5% بنتا تھا۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ پاکستان کی مڈل کلاس بہت ہی غیر مستحکم ہوتی ہے۔ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حکومتوں کی معاشی پالیسیوں میں استحکام نہ ہونا اور دوسری وجہ روپے کی قدر میں تیزی سے کمی ہونا ہے۔ آئیے اس بات کو ذرا اعداد و شمار سے سمجھ لیتے ہیں۔ 1999 کے بعد جب ملٹری گورنمنٹ نے حکومت سنبھالی تو اس وقت پاکستانی مڈل کلاس کا سائز صرف 9 لاکھ تھا۔ اس کے بعد ان کی کچھ بہتر معاشی پالیسیز اور روپے کی قدر استحکام کی وجہ سے آنے والے سالوں میں پاکستان کی مڈل کلاس میں اضافہ ہوا اور 2008 میں یہ تعداد 48 لاکھ ہو گئی۔ اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو روپے کی قدر میں گراوٹ آئی، پاکستان کی مڈل کلاس ایک دم سے نیچے آ گئی۔ اس حکومت کے تیسرے اور چوتھے سال میں روپے کی قدر استحکام کی وجہ سے پاکستانی مڈل کلاس میں مزید کچھ اضافہ ہوا۔ 2013 میں نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو حکومت کے ابتدائی سالوں میں جب روپے کی قدر میں مزید کمی ہوئی تو پاکستانی مڈل کلاس کی تعداد ایک مرتبہ پھر کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس حکومت نے مبینہ طور پر مصنوعی طریقے سے ڈالر کو سٹیبل رکھا تو ایک مرتبہ پھر سے مڈل کلاس بڑھنا شروع ہو گئی۔ 2018 میں ایک مرتبہ پھر سے حکومت میں تبدیلی ہوئی۔ نئی پی ٹی آئی کی حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے روپے کی قدر میں ایک دفعہ بڑی تیزی سے کمی ہوئی اور اسی حساب سے مڈل کلاس بھی ایک دم سے گھٹ گئی۔ دوستو، اگر پری کووڈ پاکستان کی 7.54% مڈل کلاس کا موازنہ اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ کیا جائے تو پیو ریسرچ کے مطابق انڈیا میں محض 2% لوگ ہی مڈل کلاس تھے، یعنی پاکستانی مڈل کلاس کل آبادی کی پرسنٹیج کے حساب سے انڈیا سے اپنی تمام تر معاشی ابتری کے باوجود بھی بہت بہتر تھی، لیکن بہرحال تعداد کے اعتبار سے بھارت کی مڈل کلاس پاکستان کی مڈل کلاس سے کئی گنا بڑی ہے۔ دوستو، ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ پاکستان کی کل آبادی کا صرف 7.5% ہی مڈل کلاس میں فال کرتا ہے، جبکہ بھارت میں یہ پرسنٹیج محض 2% ہے۔ وہیں پر ہم آپ کو چند ایسے ممالک کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جن کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مڈل کلاس میں فال کرتا ہے۔ ان ممالک میں سب سے پہلے آتا ہے ڈنمارک، جس کی آبادی کا 80% مڈل کلاس ہے۔ ناروے میں 80% لوگ مڈل کلاس ہیں، جبکہ نیدرلینڈ میں 79% لوگ مڈل کلاس ہیں۔ امریکہ میں 2016 میں مڈل کلاس کل آبادی کا 52% تھی۔ دوستو، اگر ہم مڈل کلاس کے سائز کو نمبرز یعنی تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو چین سب سے بڑی مڈل کلاس والے ممالک میں نمبر 1 پر ہے۔ اس کی مڈل کلاس افراد کی تعداد تقریباً 40 کروڑ ہے، جو پرسنٹیج کے حساب سے اس کی کل آبادی کا 28% بنتی ہے۔ اس کے بعد امریکہ کا نمبر آتا ہے، جہاں مڈل کلاس کا سائز نمبرز کے اعتبار سے 16.5 کروڑ افراد بنتا ہے اور یہ پرسنٹیج کے حساب سے امریکہ کی آبادی کا کم و بیش ہاف ہے۔ دوستو، تعداد کے اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی مڈل کلاس ہمسایہ ملک بھارت کی ہے، جن کے مڈل کلاس افراد کی تعداد تقریباً 2.70 کروڑ افراد بنتی ہے۔ دوستو، آپ کو کیسی لگی ہماری مڈل کلاس سے متعلق یہ ویڈیو؟ اور کمنٹس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا پہلے جانتے تھے کہ مڈل کلاس کیا ہوتا ہے، اور
کیا آپ مڈل کلاس میں فال کرتے ہیں یا نہیں؟ شکریہ.